2024 मोदी 3.0 का चेहरा कैसा होगा? अभी तक बहुमत अपने दम पर लाने वाले नरेंद्र मोदी जब मंत्रालयों का बंटवारा करते थे तो सहयोगियों का उन पर कोई दबाव नहीं था। उनके सामने किसी भी दल की बार्गेनिंग पावर निल थी। लेकिन इस बार सरकार को स्थायित्व देने की ताकत टीडीपी और जेडीयू के हाथ में है। इस बार वन मैन आर्मी की नहीं बल्कि अलायंस के सहयोगियों की भी बड़ी भूमिका है। तो भी तब जब बीजेपी के अपने 19 मंत्रियों की हार हुई है, तब मंत्री पद का बंटवारा और दिलचस्प हो जाता है। आज मैं आपके सामने कोई स्पेकुलेशन नहीं बल्कि सीधी सीधी खबर रखने जा रही हूं। आज मैं आपको बताऊंगी मोदी कौन कौन सा मंत्रालय अपने पास और कौन से ऐसे वो मंत्रालय हैं जो सहयोगियों को दे सकते हैं। आइए आपको सीधी बड़ी स्क्रीन पर ले चलती हूं, जहां पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं केंद्र की टॉप 10 मिनिस्ट्रीज के साथ। वो टॉप 10 मिनिस्ट्री कौन सी है? किसी भी देश की सबसे ताकतवर मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री कही जाती है। 2019 से अमित शाह गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। 370 हटाने से लेकर सीएए को लागू करने तक, कानून में संशोधनों से लेकर ये सरकार के लिए इसलिए इतना अहम रहा और सरकार इसलिए बेझिझक ये तमाम फैसले ले पाई क्योंकि बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत था। गृह मंत्रालय सबसे बड़ी मिनिस्ट्री, अमित शाह को फ्री हैंड था। यह तय है कि मोदी गृह मंत्रालय अपने पास ही रखने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी मिनिस्ट्री जो इस टॉप 10 में दूसरे नंबर पर है वो है रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री। मोदी जो 56 इंच के सीने का दम भरते हैं वो देश की बढ़ती हुई डिफेंस पावर की ही बदौलत है। क्या आप ये जानते हैं कि भारत की डिफेंस में पहली बार 17,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात हुआ है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। यह मंत्रालय भी मोदी अपने सहयोगियों को दे दें ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता। तीसरी बड़ी मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय और फिर चौथी विदेश मंत्रालय। भारत जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को एम कर रहा है उसकी वजह है मोदी का इकोनॉमिक विजन, और दुनिया में जो भारत की धाक दिखाई दे रही है उसके पीछे असली वजह है भारत की इंडिया फर्स्ट की नीति। इसलिए ये दो मंत्रालय यानी कि वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय शायद ही किसी सहयोगियों को दिया जाए। इसके अलावा टॉप 10 मंत्रालयों में जो मंत्रालय आप देख पा रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, कृषि हो, शिक्षा हो, सूचना प्रसारण मंत्रालय हो, सड़क परिवहन मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय, ये वो टॉप 10 मिनिस्ट्रीज है जिनमें से 4 मंत्रालय गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय को देश में सबसे ताकतवर मंत्रालय माना जाता है। एक बार जरा सीसीएस का ग्राफिक्स हमारे सामने रख दें। ये देखिए, थोड़ा आगे बढ़ाइए जरा। देश में 4 मंत्रालय गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय को देश में सबसे ताकतवर मंत्रालय माना जाता है क्योंकि ये सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर प्रधानमंत्री के अलावा इन चारों मंत्रालयों के मंत्री इस सीसीएस कमेटी में शामिल होते हैं। सीसीएस का मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। अब सवाल यह उठ रहा है कि मोदी 3.0 में सीसीएस में कौन कौन होगा? क्या मोदी 2.0 की झलक इसमें देखेगी या ये तस्वीर एकदम अलग होगी? मोदी 2.0 में सीसीएस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, जो कि मोदी 1.0 में यानी पहले कार्यकाल में उस वक्त देश के गृह मंत्री का पदभार संभाल रहे थे। राजनाथ सिंह ने जीत की हैट्रिक लगाई है, बीजेपी के संकट मोचक कहे जाते हैं। पार्टी और सहयोगियों की भी अगर बात कर ले तो उन दोनों के बीच में एक सामंजस्य की स्थिति अगर कहीं पर बनानी हो तो इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या अगर सिर्फ हम इस नाम को लें राजनाथ सिंह की भूमिका हो सकती है। वो चुनाव जीते हैं तो क्या एक बार फिर से वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में शामिल होंगे? रक्षा मंत्रालय उनके पास होगा। बात गृह मंत्री अमित शाह की भी कर लें। गृह मंत्री का पदभार संभाल चुके हैं निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर। वित्त मंत्री और विदेश मंत्री जो दोनों ही चुनाव नहीं लड़ते हैं, इस बार भी चुनाव नहीं लड़ा है, राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट मंत्रालय इनके पास है और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के ये मेंबर भी रहे हैं। ऐसे में क्या ये संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मंत्रालयों को अपने सहयोगियों को दे दे, जिसमें रक्षा है, गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय है? जरा अगले लिंक पर आ जाएं, अगली तस्वीर पर आ जाएं।
सीसीएस को बताने के पीछे मकसद यह था कि इन चारों मंत्रालयों को बीजेपी अपने सहयोगियों को नहीं देना चाहेगी, क्योंकि यहां पर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसलिए प्रधानमंत्री चाहेंगे कि उनके पार्टी का ही नेता इन चारों मंत्रालयों को संभाले। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह गठबंधन की राजनीति है और गठबंधन में बंधन होते हैं और दबाव बनाना नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से आता है। कल भले ही नीतीश कुमार ने मीटिंग के बाद ये कहा कि बातचीत की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, अब तुरंत शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो, लेकिन आज केसी त्यागी ने अग्निवीर और जातीय जनगणना को लेकर सरकार पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है, प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसू करेंगे। सर, बिहार के स्पेशल राज्य का दर्जा कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। बात करेंगे सर या हटाने की बात करेंगे? अग्निवीर योजना नहीं, उसकी बातचीत होनी चाहिए। तो कोई प्री कंडीशनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी कंडीशनिंग है। कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री के अलावा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने फील्ड सजानी भी शुरू कर दी है।